हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, और इसके अलावा इसमें एक टॉपिक और हम लोग चर्चा करेंगे जो संसद की वित्तीय समिति से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग मुख्य रूप से आज के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये अभी तक जो आप लोगों के बीच में संविधान की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज को अब 2 से 3 दिनों में समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को संविधान के बाद भूगोल का सीरीज चलाया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको बिल्कुल नए नए अपडेट के साथ आप लोगों के साथ हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीके हब बायरा मिला सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और जब वीडियो आप देखते हैं तो आप उसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं और मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ ताकि आपको पीडीएफ अच्छी ढंग से दिख सके। एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों के बीच में पीडीएफ को बनाया गया है। दोस्तों, ये लेक्चर जैसे ही समाप्त हो जाती है तो सभी पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जीके हब बायरा मिला सर के नाम से बना हुआ है। वहाँ पर आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर से आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल महसूस होगा। उसके बाद फिर में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ। आप आनंद लीजिए वीडियो का। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। आज हम भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक क्या है, नेशनल सिंबल क्या है। ठीक है, तो सामान्य रूप से अगर पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आप बोल सकते हैं शांति से अशोक स्तंभ। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? अशोक स्तंभ। एक लाइनर में अगर पूछे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है तो अशोक स्तंभ बोल सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपको थोड़ा सा ऑप्शन से फंसाने का कोशिश करेगा तब उसके लिए ये डिटेल पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सारनाथ स्थित अशोक के कौन सा स्तंभ? तो सिंह स्तंभ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वहां पर कुछ और भी ऑप्शन दे सकता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप आसानी से अगर एक लाइन में बोलना है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है तब तो आप अशोक स्तंभ बोल देंगे, लेकिन अशोक के कौन सा स्तंभ? तो सिंह स्तंभ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये अशोक स्तंभ कहाँ वाला? सारनाथ वाला। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। ठीक है, सीधे जानेंगे अशोक के सिंह स्तंभ जो कि सारनाथ में स्थित है, ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके शीर्ष पर 4 सिंह होते हैं, 4 लयन होते हैं, सिंह। ठीक है, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। अभी हम फोटो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके नीचे में घंटे के आकार के पद्म के ऊपर चित्रवल्लरी में कुछ आपका जानवरों का प्रतीक भी अनुकृत किया गया है। एक हाथी है, चौकड़ी भरती हुई घोड़ा है। ठीक है, यानी कि छलांग लगाते हुए घोड़ा है, एक सांड भी है और एक सिंह भी है। इसके अलावा यानी कि ये जो एक दूसरे की ओर जो सिंह किया हुआ है 4, इसके अलावा एक सिंह और नीचे में बैठा हुआ है। तो कौन कौन है? सिंह है, सांड है, घोड़ा है और हाथी है। ये कहाँ है दोस्तों? ये सब हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है वहां पर अनुकृत की हुई है, और इनके बीच बीच में क्या है? चक्र बना हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। और इसके नीचे में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, जो हमारे देश के राष्ट्रीय वाक्य है। क्वेश्चन पूछेगा हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय वाक्य क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय वाक्य आपका सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते है, जो कि इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे इसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर आप देखें 2 फिगर में लाने का प्रयास किया हूँ। एक यहाँ पर दिख रहा होगा, 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर। अब आप कहेंगे सर सिंह के बारे में 1 सिंह, 2 सिंह और 3 सिंह है, चौथा सिंह कहाँ है दोस्तों? चौथा तो दिख ही नहीं रहा। तो चौथा उस साइड में है, इसके पीछे एक उस साइड में है, सब थोड़े दिख जाएगा। ठीक है, 3D पिक तो लगाए हुए नहीं है हम। ठीक है, तो 1, 2, 3 और एक पीछे में हाइड है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये चौकड़ी भरता हुआ यहाँ पर घोड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर फिर से एक आपका जानवर है, यहाँ पर क्लियर किया गया है कि कौन कौन सा जानवर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। चौकड़ी भरता हुआ आपका घोड़ा है, हाथी है, ये आपका सांड है और एक क्या था? सिंह भी था। यानी 4 जानवर था, घोड़ा, सिंह, बैल यानी कि सांड और फिर हाथी, और 4 को यहाँ पर सिंह था। 1, 2, 3 और एक है इनके पीछे, तो 4 सिंह है। बीच में क्या है दोस्तों? बीच में चौकड़ी भी है, चक्र है। बीच में क्या है दोस्तों? चक्र है। ठीक है, तो वही यहाँ पर दर्शाया गया है। आइए इसको हम लोग एक नज़र में देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो अशोक के सिंह स्तंभ है। ये कहाँ है दोस्तों? सारनाथ में। सारनाथ किस राज्य में दोस्तों? तो यूपी में है। ठीक है, और 4 सिंह पीठ किए हुए हैं, एक दूसरे के पीठ किए हुए हैं।
पद्म कमल के ऊपर चित्र वल्लरी बना हुआ है और वह उस पर हाथी है, घोड़ा है, सांड है और सिंह है। अब बीच बीच में क्या बना हुआ है दोस्तों? चक्र बना हुआ है। ये दिख नहीं रहा है कमल, है ना, इसी को वल्लरी कहा गया है। कमल के ऊपर ही घोड़ा है, सिंह है, आपका सांड है और हाथी है। इसके अलावा 4 आपका एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए 4 सिंह यहाँ पर स्थित है। यही हमारे देश की क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय प्रतीक है। हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक यही है। ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है दोस्तों? अशोक की सिंह स्तंभ, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? सारनाथ में स्थित है। ठीक है, तथा एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सरकार ने से ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 को, है ना। यानी जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था उसी दिन हमारे देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक सिंह स्तंभ, उसे अपना लिया गया था। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते है, जो देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या दोस्तों? कि हमेशा सत्य का जय होगा। हमेशा सत्य का क्या होगा दोस्तों? जय होगा, यानी सत्य का हमेशा विजय होता है। ठीक है, वही सत्यमेव जयते है। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। शासकीय कार्यों में प्रयोग लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। यानी कि जो प्रशासन किया जाता है दोस्तों, उसके कार्य में अलग अलग प्रतीक चिन्ह, अलग अलग रंगों का राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीले रंग, नीले रंग का प्रतीक किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? भारत के मंत्रियों के द्वारा। तो भारत के मंत्रियों के द्वारा किस रंग का राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो नीले रंग का प्रतीक किया जाता है। लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों एवं अधिकारियों के द्वारा, है ना। 2 सदन पढ़े होंगे आप लोग दोस्तों, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्य और इसके अधिकारी द्वारा किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग के राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। वहीं हम अगर देखें हरा राष्ट्रीय प्रतीक, ये कौन प्रयोग करता है? तो हरा प्रयोग करता है आपका लोकसभा सदस्य और उसके अधिकारी के द्वारा। यानी लोकसभा के सदस्यों का प्रयोग किया जाता है आपका हरा रंग से और राज्यसभा का लाल रंग से। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? कि जनता का सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा का, यानी कि हरी झंडी रहती है, यहाँ पर जनता का सुनवाई ज्यादा से ज्यादा होता है। और राज्यसभा उच्च सदन होती है, यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए इसको याद रखेंगे। लाल प्रतीक होती है और मंत्री तो हर आपका ये दोनों से मंत्री बनता है। इसे आप इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे तो भारत के मंत्रियों को नीले राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होता है। ठीक है, यानी कि उसका अनुचित उपयोग निषेध है। यानी कि जब भी उपयोग किया जाए तो उचित उपयोग किया जाए। ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो 2005 के अधिनियम के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ये थी दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, नेशनल फ्लैग के बारे में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टी वाला रंग होता है। कितने पट्टी वाला रंग होता है दोस्तों? 3 पट्टी वाला रंग होता है। ये देखिए 3 पट्टी वाला रंग है। ठीक है, ये केसरिया रंग होता है, ये सफेद है और ये आपका हरा है ना। हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और कहता है चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा। ऐसा आप बचपन में सुनते ही होंगे अपराध देशभक्ति सॉन्ग में। ठीक है, तो ये 3 पट्टी वाला रंग होता है, जिसमें कि कौन कौन होता है? केसरिया होता है, सफेद होता है और हरा होता है। यहाँ पर देखते हैं। और बीच में क्या होता है दोस्तों? बीच में एक चक्र होता है। इस चक्र में टोटल कितनी तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां भी होती है। और ये जो तिल्लियां का रंग होता है वो रंग हो जाएगा आपका ये आसमानी कह सकते हैं या फिर इसे आप नीला कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि झंडा में कुल कितने कलर का प्रयोग किया जाता है, तो कुल कलर हो जाएगा 4। लेकिन कहे कितने रंग की रंगीन पट्टियां होती है, तो 3 रंग की रंगीन पट्टियां होती है। 4 क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि ये तो 3 पट्टी वाला होगा, केसरिया हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, हरा हो जाएगा, और आपका ये नीले कलर का आपका चक्र हो जाएगा। तो 4 रंग हो गया। लेकिन कहे कितनी रंगीन पट्टियां होती है, तो 3 होती है। कौन कौन? केसरिया, सफेद और आपका हरा। ठीक है, और इसकी अगर लेंथ और आपका ब्रीथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई की रेशियो की बात करें तो लंबाई और चौड़ाई हमेशा होगा 3:2 में होगा, 3:2 के अनुपात में होती है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो वही यहाँ रखता है कि राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा है। गहरा केसरिया जो सबसे ऊपर में होता है, सफेद जो कि बीच में होती है, गहरा हरा जो नीचे होती है। ये क्रम भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्रम भी हमेशा क्या होना चाहिए? ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, ये क्रम हमेशा क्या होना चाहिए? ध्यान में रहना चाहिए। जो सबसे ऊपर होता है उसका रंग कैसा होता है दोस्तों? उसका रंग होता है गहरा केसरिया। आप केसरिया आप ध्यान रख सकते हैं। और बीच वाला सफेद होगा और आपका सबसे नीचे आपका हरा रंग होगा, या इसको गहरा हरा रंग कह सकते हैं।
सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र होता है, नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियां होती है। सबके बारे में चर्चा की है। अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। आपने अभी तुरंत देखा था कि अशोक के जो सिंह स्तंभ था यहाँ पर देखिए ये चक्र लगा हुआ है। इसी चक्र का प्रयोग, इसी चक्र को जो है राष्ट्रीय ध्वज में इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। और ये सफेद पट्टी पे लगाया गया है। वही यहाँ पर लिखता है दोस्तों कि इस अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, यानी 3:2 के अनुपात में रहता है। यानी कि जब भी होगा तो लंबाई 3 के रेशियो में और आपका चौड़ाई आपका 2 के रेशियो में होगा। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अगर कोई झंडे मान लिया जाए कि आपका 30 मीटर का लंबा झंडा है तो उसकी चौड़ाई स्वाभाविक रूप से 20 होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम इसे रेशियो में देखना चाहेंगे तो ये अंततः 3:2 में ही बचेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय प्रतीक जो था, राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था, तो जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को अपना लिया था। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आपने झंडे को अच्छी तरह से देख लिया। अब झंडे से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। इसको केसरिया रंग, केसरिया रंग क्या चीज का प्रतीक होता है दोस्तों? केसरिया रंग दर्शाता है जागृति, शौर्य एवं हमेशा त्याग की प्रतीक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो केसरिया रंग है ये किसका प्रतीक होता है, तो ये शौर्य का प्रतीक होता है और त्याग का प्रतीक होता है, जागृति का प्रतीक होता है। जबकि सफेद रंग सत्य और पवित्रता की प्रतीक होता है, अर्थात सच्चाई का प्रतीक होता है ना। हरा रंग है हरी हमारी और धरती की अंगड़ाई, और हरा रंग है जीवन की समृद्धि की, ठीक है। तो क्वेश्चन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग आपका सत्य और पवित्रता, सच्चाई की प्रतीक है। हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है, यानी हरियाली का प्रतीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, तीनों का अर्थ भी पूछा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने पेश किया था या प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता ने, ठीक है। इसके प्रारूप को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद में भारतीय ध्वज संहिता 2002 आया था बना दोस्तों। इसके तहत कहा गया कि भारतीय नागरिक और निजी संस्थानों को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करने का अधिकार है। 2002 से पहले की क्या प्रावधान था दोस्तों कि 2002 से पहले जितने भी आपका सरकारी दफ्तर हैं, केवल सरकारी दफ्तर में ही ये राष्ट्रीय ध्वज का झंडोत्तोलन किया जाता था या फहराया जाता था। लेकिन 2002 की एक संहिता आया, राष्ट्रीय ध्वज संहिता, इसके तहत कहा गया कि सभी भारतीय नागरिक, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, निजी संस्थान हो या तो सरकारी संस्थान हो, सभी में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। यहाँ तक कि आपका जनवरी 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का कैसा अधिकार है दोस्तों? मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार दोस्तों ऐसा अधिकार है जो जन्म लेते ही मिल जाती है, ठीक है। इसे छीनने में सरकार को बहुत ही मशक्कत करना पड़ता है, इसे सरकार पूर्णतः छीन नहीं सकती है ना। भले राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ अनुच्छेद पर ये काबू पा सकता है, जैसे अनुच्छेद 19 खुद ब खुद ये निलंबित हो जाती है, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे। पीछे हम जो राष्ट्रीय आपातकाल या आपात बंद पढ़ रहे थे तो वहां पर चर्चा किए थे, ठीक है, कि कौन निलंबित होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि कब से यह घोषित किया गया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों के मूल अधिकार है? तो 2004 से। उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वीएन खरे थे। वीएन खरे की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था। मूल अधिकार है ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19 के क्लाउज ए के तहत है, ठीक है। राष्ट्रीय शोक के समय ध्वज, यानी राष्ट्रीय जब शोक होती है कभी, तब उसके समय में ध्वज की पर क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय ध्वज पर? तो राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया जाता है। कहता है कि राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया जाता है। कैसे झुकेगा दोस्तों? जैसे कि मान लिया जाए कि पहले ये झुकाने का मतलब यह हुआ कि ये इतना बड़ा आपका ये क्या है, फहराने वाला बांस है या फिर कोई भी आपका डंडा है, ठीक है। झंडा यहाँ पर फहर रहा है। झंडा जो सामान्य रूप से फहरता है, झंडा ऊपरी सिरे पर फहरता है। लेकिन जब क्या होता है दोस्तों, जब हमारा देश में राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि झंडे की ऊंचाई कम कर दी जाती है ना। झंडे जो है यहाँ फहराने लग जाता है, यानी कि इसी को कहते हैं राष्ट्रीय ध्वज को झुकाना, ठीक है। तो राष्ट्रीय शोक में राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। अब कब कब राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है? तो कहता है
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन पर, यानी कि जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का निधन हो जाए किसी कारणवश, तब पूरे देश में 12 दिनों तक ध्वज झुका रहता है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उपराष्ट्रपति का निधन हो जाए पद पर रहते हुए तो कितने दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है? तो 12 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। इस स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया जाता है दोस्तों? झुका दिया जाता है। ठीक है। और फिर पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन पर 7 दिनों के लिए ध्वज झुकाया जाता है। यानी कि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि जब राष्ट्रपति पद पर हो तो 12 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज झुकेगा, और जब पूर्व राष्ट्रपति हो, यानी कि पहले हो और बाद में का निधन हुआ हो, तब दोस्तों 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों झंडा गीत के बारे में। कहता है प्रसिद्ध झंडा गीत कौन सा है? कहता है झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, प्रसिद्ध झंडा गीत कौन सा है? झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसके लेखक कौन है? इसकी रचनाकार कौन है? श्यामलाल प्रसाद गुप्त है। ये ध्यान रखिएगा। भारतीय, अब कुछ वन लाइनर पॉइंट देखते हैं दोस्तों। कहता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में हुआ था। ये तो सब जान रहा है। 14 अगस्त की 1947 की मध्य रात्रि का मतलब फिर 15 अगस्त आ ही जाता है। ठीक है, इसमें पहली बार प्रदर्शन हुआ। ये था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अभी तक हमने 2 चीज देखा, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय ध्वज को। अब हम लोग चर्चा करते हैं राष्ट्रगान के बारे में, नेशनल एंथम के बारे में। राष्ट्रगान की रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और ये जो कौन सा राष्ट्रगान है? जनगण मन है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो रविन्द्रनाथ ठाकुर है, तो ध्यान देने योग्य है बात दोस्तों कि जो रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर, इनका जो मूल रूप से बंगाली में यानी कि जो टाइटल था ये ठाकुर ही था, लेकिन अंग्रेज अच्छी ढंग से उच्चारण नहीं कर पाता था ठाकुर को, जिसके कारण ये धीरे धीरे ठाकुर को क्या चीज में तब्दील कर दिया? टैगोर में तब्दील कर दिया। इसीलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर रहे, आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ये दोनों नाम उन्हीं का है। ठीक है, मूल नाम आपका रविन्द्रनाथ ठाकुर ही है, बाद में इन्हें अंग्रेजों के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। यहाँ पर यह बात है दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा रविन्द्रनाथ की जनगण मन की रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ये मूल रूप से किस भाषा में था? तो बांग्ला भाषा में, लेकिन इसे हिंदी में कन्वर्ट करके संविधान सभा ने इसे कब अपना लिया? तो 24 जनवरी 1950 को अपना लिया राष्ट्रगान को। ठीक है, आपने देखा राष्ट्रीय गीत को कब, आप राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। और हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। जबकि राष्ट्रीय गान की बात करें तो इसे अपनाया 24 जनवरी 1950 को। इसे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका 2 देशों में आपका राष्ट्रगान है। ठीक है, आपका बांग्लादेश में भी अमार सुमार बांग्ला, ये राष्ट्रीय गान आपका इन्हीं का है। ठीक है, बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेखक थे, साहित्यकार थे। ठीक है, अब जानते हैं कि तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों राष्ट्रगान क्या है? तो जनगण मन है। इसकी रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। इसके गायन का समय पूर्ण रूप से 52 सेकंड लगता है, लेकिन शॉर्ट में अगर गाया जाए तो 20 सेकंड लगता है। शॉर्ट में भी क्या गाया जाता है दोस्तों? प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति, यानी जनगण मन अधिनायक जय है, और फिर अंतिम में जय है जय है जय है, ये वाला है अंतिम पंक्ति। प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति अगर गा दिया तो ये शॉर्ट हो गया, यानी संक्षिप्त समय, और 20 सेकंड में समाप्त होता है, लेकिन पूर्ण रूप से गाएगा तो 52 सेकंड लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसे सर्वप्रथम 22 दिसंबर 1911 में को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सरला देवी द्वारा गाया गया था। देखिए यहाँ पर कितने फैक्ट बन गए हैं दोस्तों, ध्यान देने योग्य है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रगान जो जनगण मन है, राष्ट्रगान जनगण मन है, इसे भारतीय संविधान ने, यानी संविधान सभा या फिर भारत के जो आपको जो अपनाया था संविधान सभा ने, ये कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ठीक है, लेकिन उससे पहले गाया कब गया था? तो गाया गया था आपको राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 में। कहाँ अधिवेशन हो रही थी? कलकत्ता में अधिवेशन हो रही थी। और किसके द्वारा गाया गया? तो सरला देवी के द्वारा गाया गया। आई जो कलकत्ता अधिवेशन था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो पंडित विश्वनाथ नारायण दत्त कर रहे थे। कौन थे दोस्तों? पंडित विश्वनाथ नारायण दत्त थे। आई जो गाने वाली थी दोस्तों सरला देवी, ये कौन थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी थी। कितना फैक्ट बन गया दोस्तों। पहली बात कि सर्वप्रथम आपका जनगण मन को कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित विश्वनाथ नारायण दत्त कर रहे थे। जबकि इसको गाने वाले कौन थे? सरला देवी थी। कौन थे सरला देवी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी थी। हम उम्मीद करते दोस्तों इससे अगर क्वेश्चन आए तो आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन योग्य बात नहीं है। एक डेट आ रहा है आपका 24 जनवरी 1950,
और दूसरा डेट आ रहा है 27 दिसंबर 1911। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में। लेकिन संविधान सभा ने कब इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया? तब आ जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस समय जो गाया गया वो कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित विष्णु नारायण दत्त कर रहे थे। गाने वाले कौन थे? तो सरला देवी। गाने वाली कौन थी? सरला देवी थी। और सरला देवी कौन थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी थी। ठीक है, आइए देखते हैं। इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया है। ठीक है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको कब प्रकाशित किया था? 1912 में प्रकाशित किया था। 1911 में गाया गया था और 1912 में प्रकाशित किया था। किस पत्रिका में? तत्वबोधिनी पत्रिका में। ठीक है, किस शीर्षक से? भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से। बाद में क्या हुआ दोस्तों कि 1919 ईस्वी में 1919 में इसका अंग्रेजी अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया। किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा। स्वयं का मतलब रविन्द्रनाथ ठाकुर या तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही इसे क्या किया गया था दोस्तों? अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया किस नाम से? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, जन गण मन के अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ही किया था। किस शीर्षक के नाम से? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। कब किया गया था? 1919 में किया गया था। राष्ट्रगान की जो वर्तमान धुन सुनते हैं दोस्तों, ये धुन देने वाले थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर। कौन थे दोस्तों? कैप्टन राम सिंह ठाकुर। ठीक है, राष्ट्रगान के वर्तमान संगीत में धुन बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है, जो INA के सिपाही था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में जो धुन बजता है वो धुन देने का श्रेय किसे जाता है? कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। इस प्रकार से आपका दोस्तों नेशनल जो आपका एंथम था, राष्ट्रगान था, ये आपका क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इससे जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग राष्ट्रीय गीत के बारे में। राष्ट्रीय गीत क्या है? नेशनल सॉन्ग के बारे में। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में रचित वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। देखिए यहाँ से फिर से डेट पर डेट आ रहा है दोस्तों, आप कंफ्यूजन बिल्कुल ना करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये आ गया कि राष्ट्रगीत है क्या चीज? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। जबकि राष्ट्रीय गान क्या था? जन गण मन था। ये वंदे मातरम कोई रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये कहाँ से लाया गया है? किस उपन्यास से लाया गया है? आनंद मठ उपन्यास से। आनंद मठ के भी रचयिता कौन होंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और हमारे जो देश है उसे कब स्वीकार किया है राष्ट्रीय गीत के रूप में? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को भी 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को। जबकि राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया था। ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। इसे सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, ये रहीमतुल्लाह सियानी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ये बनेगा दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय गीत को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सियानी कर रहे थे। ठीक है, रहीमतुल्लाह सियानी कर रहे थे। जबकि राष्ट्रीय गान की बात किए थे तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुई थी। ठीक है, और ये 1896 की अधिवेशन था। ठीक है, गाया गया रहीमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में। इसको गाने में समय कितना लगता है दोस्तों? तो 1 मिनट 65 सेकेंड। आप इसे 65 सेकेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वंदे मातरम जो गीत है इसे गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से होता है और समापन वंदे मातरम से होती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो भारतीय संसद के अधिवेशन की शुरुआत होती है, सेशन जो चलता है, उसकी शुरुआत जनगण मन से होती है, जबकि उसका अंत वंदे मातरम से होती है। अब भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं उससे संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें से पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? ये राष्ट्रीय कैलेंडर है दोस्तों जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, ये देखेंगे। कहता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को सरकारी प्रयोग के लिए अपनाया गया है। इसे 1952 में गणितज्ञ मेघनाथ साहा की अध्यक्षता वाली संवत सुधार समिति की अनुशंसा पर अपनाया गया है। ठीक है, इसका पहला महीना कौन होता है दोस्तों? चैत्र होता है। सामान्य वर्ष में 22 मार्च को, लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होती है। इसमें क्या क्या फैक्ट बनेगा दोस्तों? पहला बार क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ पर आधारित है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया दोस्तों? 22 मार्च 1957 को ये अपनाया गया है।
और ये इसे 1952 में किसके अनुशंसा पर अपनाया गया है? तो संबद्ध सुधार समिति के अनुशंसा पर। और इसकी अध्यक्षता कौन था दोस्तों? गणितज्ञ मेघनाथ साहा था। ठीक है, गणितज्ञ जो मैथमेटिशियन था मेघनाथ साहा जी, इनके अनुशंसा पर 1957 में क्या किया गया था दोस्तों? शक संबद्ध पर आधारित जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय पंचांग है उसे 22 मार्च 1957 को अपना लिया गया था। इसका पहला महीना चैत्र होता है। ठीक है, और अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो लीप वर्ष में 22 मार्च और सामान्य वर्ष में 22 मार्च और लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होती है। अन्य फैक्ट देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल क्या है? कमल है। कमल कमल नहीं देगा आपको, आपका वैज्ञानिक नाम दे देगा दोस्तों कि निलंबो न्यूसिफेरा। निलंबो न्यूसिफेरा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कमल तो हर कोई याद रखता है दोस्तों, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम होता है इसे आप ध्यान रखेंगे, निलंबो न्यूसिफेरा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। मोर को वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों कि पावो क्रिस्टेटस। क्या है दोस्तों? पावो क्रिस्टेटस। ये ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा आप। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ तो हर कोई याद रखता है, लेकिन आपको याद रखना है ये भी कि पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, 2 बार नहीं याद रखना, पैंथेरा टिग्रिस 2 बार लिखा गया, पैंथेरा टिग्रिस। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम को वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों कि मेंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। ये भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें दोस्तों तो ये बरगद है। बरगद को ये वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों कि फाइकस बेंगेलेंसिस, है ना, फाइकस बेंगेलेंसिस। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। ठीक है, कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 ईस्वी को घोषित किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा, इसे कब घोषित किया गया? 2008 ईस्वी को। जबकि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गांगे डॉल्फिन है। गांगे डॉल्फिन को क्या कहते हैं वैज्ञानिक नाम में? ये पेलेंटिस्टा गेंगेटिका। ठीक है, इसे कब अपनाया गया राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में? 5 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, इसलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है दोस्तों? हाथी है, एलिफेंट इंडिकस। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपका राष्ट्रीय प्रतीक समाप्त हो जाती है। आइए अब हम लोग दूसरे लेक्चर की ओर अग्रसर होते हैं। इस लेक्चर का नाम है संसद की वित्तीय समितियां। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता रहा है। ठीक है, आइए पहला समिति है दोस्तों प्राक्कलन समिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों एस्टीमेट कमिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? एस्टीमेट कमिटी। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 कहाँ के होते हैं दोस्तों? लोकसभा के सदस्य होते हैं। संसद समितियां हैं दोस्तों, संसद समितियां हैं तो संसद में 2 सदन होती हैं, एक होती है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो जितने भी सदस्य होगा ये लोकसभा और राज्यसभा से ही संबंधित होगा। किसी में केवल लोकसभा से होगा तो किसी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो प्राक्कलन समिति, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 सदस्य कौन होते हैं दोस्तों? लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया। आप बिल्कुल आप इसे भूलेंगे नहीं, इसे ध्यान में रखेंगे। कैसे याद रख सकते हैं आप? इस ढंग से याद रख सकते हैं दोस्तों, यहाँ लो है यहाँ को है, यानी कि लोकसभा। प्राक्कलन में लो और को 2 बार आ गया है, यानी कि ज्यादा जोर देना है लोकसभा के लिए। यानी कि जितने भी सदस्य होंगे केवल और केवल लोकसभा के सदस्य होंगे। अभी कितना है दोस्तों? 30 है। 30 में 30 लोकसभा का सदस्य है। प्राक्कलन समिति की सबसे बड़ी संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है क्योंकि इसमें 30 सदस्य है। उसके बाद में देखेंगे तो सब किसी में 22 सदस्य, किसी में कम ही सदस्य है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है दोस्तों? प्राक्कलन समिति है। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा था कि राष्ट्रपति का चुनाव होता था अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, उसी तरह से आपका प्राक्कलन समिति के भी सदस्यों का चुनाव आपका इसी विधि के द्वारा किया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में कार्यकाल के प्रारंभ होता है और अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा। समिति का अध्यक्ष तथा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। समिति का अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लोकसभा के ही सब सदस्य 30 के 30 आई समिति के जो अध्यक्ष होगा किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य चुना जाता है तो वह समिति का अध्यक्ष होता है। यहाँ पर यह समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, लोकसभा का ही ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है और इसमें केवल और केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं 30 और कहता है ये 30 में से अगर कोई सदस्य, अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष शामिल हों, लोकसभा के कौन शामिल हो दोस्तों? उपाध्यक्ष शामिल हों, तब इस समिति के यानी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? उपाध्यक्ष ही होंगे। और अगर उपाध्यक्ष नहीं है तब लोकसभा स्पीकर के माध्यम से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा।
कहता है यह समिति निम्न विषयों पर रिपोर्ट देती है। कौन कौन विषयों पर रिपोर्ट देती है दोस्तों? सरकारी खर्च में कैसे कमी लाया जाए, यानी कि सरकारी खर्च में किस तरह से कमी लाया जाए, या फिर संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, या प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए, यानी प्रशासन की सुधार किस तरह से किया जाए, पैसा कम हो, कुशलता ज्यादा हो संगठन में, ये सब का रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कहता है प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होता है, यानी कि जो सदन चलती है उसमें किसी प्रकार का बहस नहीं किया जाता है। यह समिति पूरा वर्ष कार्य करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। इस प्रकार से आपका प्राक्कलन समिति समाप्त हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट समिति है दोस्तों जिसका नाम है लोक लेखा समिति, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC, ठीक है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में मानी जाती है। आपने अभी देखा प्राक्कलन समिति जिसमें 30 सदस्य था, 300 लोकसभा से था, और इसका जुड़वा बहन कहा जाता है आपका लोक लेखा समिति का। तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 22 सदस्य होते हैं, और 22 में से आपका लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? प्राक्कलन में देखिए कहीं भी अलग नहीं लिखा गया है, जबकि इसमें देखिए लोक लेखा अलग है ना, लोक लेखा। तो लोकसभा से आपका 15 सदस्य और राज्यसभा से आपका 7 सदस्य। कुछ तो आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा याद रखने के लिए, ठीक है। तो लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य? 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। सभी सदस्यों का चयन 1 वर्ष के लिए ही होता है, यानी कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्ष। इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को। किसको कहा जाता है दोस्तों? लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा कहा जाता है। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1921 में। किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही आपका लोक लेखा समिति का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1921 में किया गया था। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। अधिनियम के बारे में अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, बाद में पढ़ाया जाएगा। समिति के सदस्यों का चयन संसद द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमी मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। यानी जिस तरह से आपने देखा था प्राक्कलन समिति का चुनाव होता है, उसी ढंग से आपका ये लोक लेखा समिति का भी चुनाव किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। आपने देखा था कि प्राक्कलन समिति का भी अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और लोक लेखा समिति का भी मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा है। लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है, ठीक है। ये भूमिका तो सचिवालय ही निभाएगा। अब जानते हैं लोक लेखा समिति के बारे में और कुछ। कहता है 1967 में प्रथम बार मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर लिया गया। यानी कि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें यह है दोस्तों कि अभी तक में आपने प्राक्कलन समिति में देखा कि टोटल का टोटल 30 सदस्य लोकसभा से था और उसका अध्यक्ष भी लोकसभा सदस्य बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या था दोस्तों? 1967 में पहली बार मीनू मसानी जो कि विरोधी दल के नेता थे, उन्हें ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उसी समय से ये ट्रेंडिंग चल गया, यानी कि ये परंपरा शुरू हो गई कि विरोधी दल के सदस्यों में से ही किसी सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत की जाएगी। कोई नियम नहीं है दोस्तों, बल्कि ये क्या किया है दोस्तों? ये परंपरा चालू किया गया है। तो यहाँ से एक फैक्ट बन गया दोस्तों, एक क्वेश्चन बन गया कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा विपक्ष दल के नेता होगा। विपक्ष दल का क्या होगा दोस्तों? नेता होगा। कोई दिक्कत? इसे आप ध्यान रखेंगे। पहली बार विपक्ष दल के नेता कौन बने थे? तो मीनू मसानी बने थे। कब बने थे? 1967 में। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है, परंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। यानी कि यहाँ भी आपने देखा कि राज्यसभा को ये नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। लोक लेखा समिति का कार्य क्या है दोस्तों? कहता यह समिति भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग के बारे में आप लोग को पढ़ा दिया गया है। केग द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि केग की रिपोर्ट की जांच कौन करती है? तो लोक लेखा समिति करती है। कौन करती है दोस्तों? लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और केग का क्या कार्य था दोस्तों कि भारत के जो संचित धन में संचित निधि में रुपया पैसा है उसकी देखभाल करना, जांच करना, और जो योजना के लिए पैसा सरकार के द्वारा ली जा रही है उसकी जांच करना कि सही जगह पर रुपया पैसा खर्च हो रहा है या नहीं। तो वो जो रिपोर्ट देती है संसद में पेश करती है, उसकी लेखा परीक्षण या जांच करता है लोक लेखा समिति ही। वही यहाँ पर लिखता है दोस्तों कि भारत सरकार के व्यय के लिए संसद द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना। यदि संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि से अधिक व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिनके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। यानी कि कोई योजना के लिए आपको बताए थे जो अनुदान मांग की व्यवस्था थी,
ठीक है। यानी यदि कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च की जाती है या अतिरिक्त खर्च की जाती है तो उन सभी तो लेख लेखा समिति ही इस परिस्थिति की जांच करती है कि हकीकत में ही एक्स्ट्रा पैसा की जरूरत थी, है ना, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उस पर कार्रवाई की जाती है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है ना। वही यहाँ पर लिखता है दोस्तों कि समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार और अकुशलता के किसी प्रमाण को खोज सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो वित्तीय मामले की संचालन होती है उसमें जो खर्च कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है और कुशलता की व्यवस्था तो नहीं है, ये सब खोजने का कार्य करती है। ठीक है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है और जिससे कि जो अनियमितताएं हैं उसके ध्यान में आई हो और उन पर संसद में बहस हो सके और प्रभावी कदम उठाए जा सके। यानी कि जो कोई प्रॉब्लम होती है रिपोर्ट जो है लोकसभा को देती है जिससे कि संसद में बहस हो उस पर और हर कोई जाने और उस पर प्रभावी कदम उठाया जाए। तो दोस्तों जो संसदीय समिति था उसके दो प्रमुख समिति हैं, वो एक था प्राक्कलन समिति, एक था लोक लेखा समिति जिसे आपने अभी पढ़ा। अब हम लोग चर्चा करते हैं सरकारी उपक्रमों की समिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, कृष्ण मेनन, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट ये नहीं है। कृष्ण मेनन समिति के संस्तुति पर 1963 सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की थी। ठीक है, यानी कि इसकी व्यवस्था किसने किया? लोकसभा की। यानी संसदीय समिति के जो प्रमुख हीरो है वो लोकसभा को ही माना जाता है। ठीक है, तो ये जो सरकारी उपक्रम समिति है ये इसका पहली बार गठन कब किया गया था? 1963 में। किसकी समिति के सिफारिश पर? कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर। ठीक है, इसकी व्यवस्था किया गया था। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, लोक लेखा समिति की तरह ही 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कहते हैं दोनों सदनों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण पद्धति से ही निर्वाचन होता है, सब में वही है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, सरकारी उपक्रम समिति जो है दोस्तों इसमें कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। इसके प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में इस समिति का गठन किया जाता है, सब में तो वही था। समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नामजद या मनोनीत किया जाता है। सभी के समिति का अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, इस समिति का मुख्य कार्य क्या दोस्तों? तथा सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन एवं लेखाओं तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केक की रिपोर्ट की जांच करना। ठीक है, केक की रिपोर्ट की जांच आपने देखा कि लोक लेखा समिति भी कर रहा था और कहता है सरकारी उपक्रम प्रतिवेदन एवं लेख लेखाओं उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच करना, ये भी करते हैं। ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित, यानी कि आप यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि लोक लेखा समिति को निश्चित रूप से केक की रिपोर्ट को जांच तो करेगा, लेकिन अगर चाहे तो ये संसद सदस्य के द्वारा, सदन के द्वारा या अध्यक्ष के द्वारा सरकारी उपक्रम समिति को भी सौंप सकता है। कुछ अन्य समिति देख लेते हैं दोस्तों। कार्य मंत्रणा समिति, कहता है लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पदेन अध्यक्ष होता है। यानी कार्य मंत्रणा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष ही पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष कहने का मतलब हुआ दोस्तों जो लोकसभा के अध्यक्ष होगा वही कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष हो जाएगा। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में सभापति इसका पदेन सभापति होता है, सभापति के रूप में पदेन सभापति होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्प संबंधी समितियां, इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ये जो अंतिम में ये जो 3 पढ़ने आने वाला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नियम समिति का था लोकसभा के नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य, यानी कि एक तरह से देखा जाए अधिकांश में 15 सदस्य शामिल हो रही है। राज्यसभा का नियम समिति में सभापति एवं सभापति सहित 16 सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये क्या नियम समिति का मतलब हुआ दोस्तों कि लोकसभा राज्यसभा दोनों अपना एक समिति बनाएगा। लोकसभा में लोकसभा की नियम समिति और राज्यसभा में राज्यसभा की नियम समिति। लोकसभा में अध्यक्ष मिलाकर टोटल कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य, जबकि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति सब मिला के 16 सदस्य होंगे और ये नियम कानून से संबंधित कार्य करेगा। ठीक है, ऐसा ये जो अध्यक्ष होता है लोकसभा के नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति अध्यक्ष हो जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कल्याण संबंधी समितियां, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 30। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो 30 सदस्य होते हैं। SC/ST की कल्याण संबंधी समिति में कुल कितने सदस्य? 30 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। तो नाम ही है, तो ये किसके कल्याण में काम करेगा? SC और ST के कल्याण के लिए। एक है दोस्तों पुस्तकालय समिति, इसमें कुल 9 सदस्य हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 6 लोकसभा सदस्य मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा के सभापति द्वारा 3 सदस्य मनोनीत किया जाता है। 6 3 9 सदस्य हो गया। इस समिति का प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ये जो अंतिम में देखें दोस्तों समिति, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राक्कलन हो गया, लोक लेखा समिति हो गया, सरकारी उपक्रम समिति हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, ये समाप्त हो जाती है। 1-2 लेक्चर में आपका जो
संविधान का क्लास ये समाप्त हो जाएगी दोस्तों। अगर हमारा ये क्लास आपको पसंद आता है तो GK हब बाय रामविलास सर यूट्यूब चैनल इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।